Hello students, this is our first lecture of class 11th Federal Board. In this lecture, we are going to learn about vectors, specifically exercise 3.3, where we will cover the dot product and cross product of two vectors. But to understand this topic, it is essential कि आपने exercise 3.1 और 3.2 को अच्छे से go through किया हो. So start करते हैं exercise 3.3. अच्छा, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टार्टिंग इसके 5 क्वेश्चंस कर लिए थे और 5 के यहाँ पे सेकंड पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं. फॉर द वेक्टर्स वेक्टर ए, यानी कि हमें पहला वेक्टर दिया हुआ है दैट इज वेक्टर ए, और फिर सेकंड वेक्टर दैट इज वेक्टर बी एंड थर्ड वेक्टर दैट इज वेक्टर सी. फाइंड अ वेक्टर डी, हमें वेक्टर डी को फाइंड आउट करना है, यानी ये अननोन वेक्टर है हमारे पास. विच इज, अब इसकी कंडीशन दी गई है, विच इज परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. फर्दर इट इज गिवन दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, इसका रिजल्ट जो है वो 1 के इक्वल है. अब क्वेश्चन को ज़रा स्टार्ट करते हैं. अब आप देखिए कि हमें वेक्टर डी को जो है फाइंड आउट करना है, और कंडीशन क्या है कि वेक्टर डी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के साथ. तो हमने ये पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर डी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो के इक्वेट होगा. ठीक है, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है. सिमिलरली उसने ये बोला हुआ है कि वेक्टर डी जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर बी के साथ भी है. तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर डी और वेक्टर बी का भी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वेट होगा, ये भी ज़ीरो के इक्वेट होगा. ठीक. फिर लास्ट कंडीशन हमारे पास है कि इट इज़ गिवन दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी एंड डी इक्वल्स टू 1, यानी कि वेक्टर सी और वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा. इन शॉर्ट ये कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ये तीन इक्वेशंस होंगी. इन तीन इक्वेशंस को लेके सॉल्व किया जाएगा, और वहाँ से जो है ये जो वेक्टर डी अननोन वेक्टर है दैट इज डी वेक्टर, इसको फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, स्टार्ट करते हैं. अगर आप इन वेक्टर्स पे गौर करो तो हमारे पास आई जे, फिर आगे लिखा हुआ है वेक्टर बी में दैट इज आई एंड के, फिर वेक्टर सी में लिखा हुआ है दैट इज जे एंड के. तो इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो वेक्टर हमारे पास थ्री डायमेंशनल है, तो अगर वेक्टर डी होगा तो वो भी हमारे पास थ्री डायमेंशनल होगा. तो मैंने लेट कर लिया वेक्टर डी, उसके कंपोनेंट दैट इज एक्स आई, वाई जे और जेड के करके, इसको लेट कर लिया क्योंकि ये अननोन वेक्टर है हमारे पास. फिर वही कंडीशन जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही कंडीशन हमारे पास मैंने यहाँ पे मेंशन की है. That is, vector A and vector D are perpendicular to each other. Therefore, dot product of vector A and vector D equals to 0, जो कि यहाँ पे लिखा गया था, बस उसी को यहाँ पे वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है. अब वेक्टर ए किसके इक्वल है, दैट इज आई माइनस टू जे, इसको यहाँ पे प्लेस करवा दोगे आप. सिमिलरली आप वेक्टर डी को देखोगे दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अब इसको आप यहाँ पे प्लेस करवा दोगे. इन दो वेक्टर्स का आपस में क्या लेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट लेंगे. और डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर आपको याद हो तो हम आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के इक्वल्स टू वन यहाँ पे प्लेस करवाते हैं. सो आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दो वेक्टर्स का. सो आई डॉट आई वन हो जाएगा, तो एक्स जब इसके कंपोनेंट यानी आई का यहाँ पे कंपोनेंट हमारे पास वन ही है, तो एक्स जब वन से मल्टीप्लाई होगा एक्स आ जाएगा. फिर जे डॉट जे यहाँ पे वन हो जाएगा, तो वाई जब नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई होगा दैट इज नेगेटिव टू टाइम्स ऑफ वाई. अब यहाँ पे जो के का कंपोनेंट यानी जेड का कंपोनेंट हमारे पास के बन रहा है, तो यहाँ पे के कंपोनेंट नहीं है दैट इज ज़ीरो. तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ज़ीरो. तो इन शॉर्ट ये यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट इज एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये फर्स्ट इक्वेशन जिससे बनी हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर डी के डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से हमने एक फर्स्ट इक्वेशन बनाई है. सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या रिजल्ट होगा. Similarly, vector B and vector D are perpendicular to each other. Therefore, dot product of vector B and vector D equals to zero. जैसे कि ये यहाँ पे लिखा गया है कि दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो जाता है. सिमिलरली आपने करना है क्या, वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी को यहाँ पे प्लेस करवाना है. एक बार दिखा देते हैं. वेक्टर बी हमारे पास ये रहा. इस वेक्टर बी को और जो वेक्टर डी है, इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट लोगे, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कुछ ऐसे बनेगा. अगेन इसमें भी सेम ही काम होगा, अगेन आई डॉट आई वन आ जाएगा, सो टू टाइम्स ऑफ एक्स. और जे तो यहाँ पे कंपोनेंट है नहीं, तो दैट इज ज़ीरो, सो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज ज़ीरो. फिर के डॉट के वन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ जेड आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी. और थर्ड इक्वेशन हम किस कंडीशन पे निकालेंगे, इस कंडीशन पे निकालेंगे दैट इज वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी, यानी इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा वन के. ये कहाँ से लिया गया था, ये क्वेश्चन में हमें मेंशन था. अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में मेंशन है वेक्टर सी और वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट वन के इक्वल है. क्लियर.
वेक्टर सी क्या, दैट इज 3j+2 के, और वेक्टर डी क्या है जो अननोन है जिसको हमने लेट किया हुआ है। तो अब इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वो इक्वल करवाएंगे 1 के, और फिर वहां से एक और इक्वेशन बना देंगे हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। सो वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और ये इक्वल होगा 1 के। अगेन आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, आई कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, दैट इज 0। फिर जे कंपोनेंट का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, सो दैट इज 3 टाइम्स ऑफ वाई। के कंपोनेंट का के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ जेड, इक्वल्स टू 1। तो अब हमारे पास जो है टोटल 3 इक्वेशंस बन गई हैं, और उन 3 इक्वेशंस को मैंने कुछ ऐसे मेंशन किया है। अगर मैं आपको दिखा दूं प्रीवियस, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकंड इक्वेशन, और फिर थर्ड इक्वेशन कुछ हमारे पास ऐसे है, यानी ये वाली इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है सिर्फ समझाने के लिए कि अब अपने इसको सॉल्व करना कैसे है। अगर आप ये देखो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल है दैट इज एक्स एंड वाई, सेकंड इक्वेशन में एक्स और जेड, और थर्ड इक्वेशन में है वाई और जेड करके, ठीक है। यानी तीनों इक्वेशंस में हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, दैट इज एक्स वाई, एक्स जेड एंड वाई जेड करके। अगर आप देखो कि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करवा दूं जो कि सिमिलर है हमारे पास, यानी x। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x है, यहाँ पे सिर्फ x है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इक्वेशन 1 को 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन 2 के साथ, तो ये वेरिएबल x हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर रिजल्ट में सिर्फ y और z आ जाएगा। तो उसमें से कोशिश करें कोई ना कोई एक वैल्यू निकाल के उसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करवा दें। एक बार देखते हैं। इक्वेशन 1 को, यानी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो रिजल्ट में क्या आएगा, दैट इज 2x-4y। अब यहाँ पे देखो कि मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, दैट इज 2x-4y। फिर इसी स्टेटमेंट को आगे लिखा है एंड देन सब्ट्रैक्ट इट विद इक्वेशन 2, यानी जब ये इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको इक्वेशन 2 के साथ आपने सब्ट्रैक्ट करवा देना, यानी साइन चेंज, माइनस माइनस, और यहाँ पे भी वैसे माइनस ही आ जाएगा, तो जिसका कोई फायदा यहाँ पे है नहीं। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो +2x-2x यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, और रिजल्ट में क्या आएगा, दैट इज -4y एंड -z इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, पर फिर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखोगे जब आपने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है x एलिमिनेट हो गया, अब सिर्फ y और z वेरिएबल यहाँ पे बचे हैं। तो आप किसी भी एक वेरिएबल की यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा लो। सो -4y को इधर शिफ्ट कर दोगे, दैट इज +4y, नेगेटिव साइन रह जाएगा, नेगेटिव साइन को इधर मूव करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू -4y। अब ये एक रिजल्ट है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू -4y। इस रिजल्ट का क्या करना है, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व किया था, वहां से हमने ये पूरा रिजल्ट एक फाइनल रिजल्ट बनाया, दैट इज इक्वल्स टू -4y। इसका मतलब ये कि ये रिजल्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू -4y, ये इक्वेशन नंबर 3 में यूज होगा। इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पे z है हमारे पास, यानी ये इस z की जगह हम लोग -4y प्लेस करवा देंगे। और जब -4y प्लेस करवा देंगे तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया, दैट इज पुट इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इस इक्वेशन में जो है आप z की वैल्यू प्लेस करवा दो, z की जगह -4y, इसको सॉल्व करोगे, सो -5y आएगा। अब -5 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप डिवाइड करवा दोगे, तो यहाँ से हमारे पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -1/5 करके। क्लियर। अब इस वैल्यू को, यानी ये जो इस y की वैल्यू है, अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस करवाएं z की जगह, तो z के अंदर, z के पास जो अननोन वेरिएबल है दैट इज y, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। सो y की ये वाली वैल्यू आपने यहाँ z के पास प्लेस करवानी है, तो यहाँ पे आप पुट करवाओगे तो z इज इक्वल्स टू 4/5। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास z और y दोनों यहाँ पे फाइंड आउट हो चुके हैं, अब सिर्फ x रह गया है। तो अब आप ये कर सकते हो कि ये जो y और z है, यानी अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में अगर हम y की वैल्यू प्लेस करवाएं तो यहाँ से x निकल आएगा, इक्वेशन नंबर 2 में z की वैल्यू प्लेस करवाएं तो यहाँ से भी x आ सकता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 नहीं, क्योंकि वहाँ पे y और z है, हमें सिर्फ x ही फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आप जो है, लेट से अगर इक्वेशन 1 को पिक करोगे तो वहाँ पे y की वैल्यू प्लेस करवाओगे तो x निकल आएगा, इक्वेशन 2 में आप z की वैल्यू प्लेस करवाओगे तो x निकल आएगा। तो किसी भी एक इक्वेशन को आप पिक करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने फिलहाल यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ किया है, दैट इज पुट y इज इक्वल्स टू -1/5 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे हमारे पास y था वहाँ पे -1/5 पुट करवा दिया।
क्लियर। सॉल्व करना है, +2/5 आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, दैट इज -2/5। तो यहाँ से हमने एक्स वाई और जेड फाइंड आउट कर लिए। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था हमें कि हमने जो है वेक्टर डी को फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर डी क्या था, दैट इज एक्स टाइम्स ऑफ आई कॉम्पोनेंट, वाई टाइम्स ऑफ जे कॉम्पोनेंट एंड जेड टाइम्स ऑफ के कॉम्पोनेंट। तो ये जो अननोन वेरिएबल है दैट इज एक्स वाई और जेड, इसको फाइंड आउट करना था। तो अब देखोगे इसकी वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करवा दोगे, एक्स वाई और जेड जो हमने आंसर निकाले ये वाले, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, इसको आप वेक्टर डी में प्लेस करवा दो, ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, तो सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से एक अच्छा क्वेश्चन था। सिमिलरली हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो वो भी एग्जैक्ट इसी की तरह ही क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 1, फाइंड द वेक्टर बी, यानी कि अगेन हमें कोई एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब ये वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, इसकी कंडीशंस होती हैं, वो खुद ही आगे क्वेश्चन में बता देगा आपको कि किस कंडीशन के मुताबिक आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सच दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट में हमारे पास वेक्टर सी आना चाहिए। देख लेंगे क्या होता है ये। एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर डॉट प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट में हमारे पास इक्वल होगा इसके 3 के। आगे उन्होंने फर्दर हमें ये बताया हुआ है कि वेक्टर ए किसके इक्वल है और वेक्टर सी किसके इक्वल है। ठीक है। तो अब आप एक बार इसको समझ लीजिए कि हमारे पास जो है वेक्टर बी को फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर बी जो है कितने डायमेंशंस का होगा, 3 डायमेंशंस या 2 डायमेंशंस का होगा। तो आप इनके डायमेंशंस यहाँ से देख के जज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे वेक्टर ए में हमारे पास 3 कंपोनेंट है, दैट इज आई जे के, और वेक्टर सी में भी आई जे के कॉम्पोनेंट्स है, यानी कि 3 डायमेंशनल ही होगा। तो पहला काम तो ये कि जो अननोन वेक्टर होगा उसको आप लेट कर लोगे, लेट दिस बी इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ आई कॉम्पोनेंट, वाई टाइम्स ऑफ जे कॉम्पोनेंट एंड जेड टाइम्स ऑफ के कॉम्पोनेंट। इसको हमने लेट करवा लिया। अब कंडीशन की तरफ आते हैं, यानी हमारे पास एक कंडीशन ये है फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। तो आप किसी कंडीशन को भी पहले यूज़ कर सकते हो। मैंने फिलहाल ये वाली यूज़ किया एंड देन फिर इसके बाद इसको पिक किया हुआ है। इसका मतलब यानी इस कंडीशन का मतलब ये है कि वेक्टर ए यानी इस वेक्टर का और वेक्टर बी का यानी कि इस वाले वेक्टर का आपस में अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वेट होगा 3 के। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, यानी जो दिया गया है दैट इज वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट इक्वेट होगा 3 के। सो वेक्टर ए यहाँ पे प्लेस करवा दोगे और वेक्टर बी यहाँ पे प्लेस करवा दोगे आप, ठीक है। और ये इक्वेट हो जाएगा 3 के। अब आप इन दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, दैट इज अगेन आई.आई1 जे.जे1 एंड के.के1 हो जाएगा। बाकी सबको आपस में आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, दैट इज x - 2y एंड 3z करके। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। यानी फर्स्ट इक्वेशन इस कंडीशन पे आई है। अब आप सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। यानी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है और उसको इक्वेट करवाना है वेक्टर सी के, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको देख लो। यानी कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद हो तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बनाया जाता है, उनके कंपोनेंट्स दैट इज आई जे और के करके लिखे जाते हैं। फिर वेक्टर ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यू होती है आई कंपोनेंट की, जे कंपोनेंट की और के कंपोनेंट की, वो यहाँ प्लेस करवाई जाती है। सिमिलरली वेक्टर बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं कंपोनेंट के रिलेटेड, दैट इज अननोन एक्स वाई एंड जेड, वो यहाँ पे प्लेस करवा दी हमने। और इक्वल्स टू वेक्टर सी हमारे पास क्या था, दैट इज आई प्लस जे माइनस के करके, वो भी यहाँ पे प्लेस करवा दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कहाँ से करना है, रो 1 से इसको एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंशन अगर आपको डायरेक्ट आती है तो भी ठीक है, पर ऑल दो मैंने यहाँ पे इसके पूरे स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं। एक बार दिखा देते हैं आपको। रो 1 से इसको एक्सपेंड किया गया, दैट इज इसके साइन अगर आपको याद हो, रो 1 से एक्सपेंड करने के हमारे पास प्लस माइनस प्लस करके इसके साइन होते हैं। मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर हम रो 1 से इसको एक्सपेंड करें तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास साइन होते हैं, दैट इज को फैक्टर्स के हमारे पास साइन होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको। एक्सपेंशन करोगे आप रो 1 से, दैट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो बचेंगे दैट इज माइनर फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास, वो एज इट इज़ यहाँ पे आप कॉपी कर दोगे। फिर आप आगे आ जाओगे, दैट इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दैट इज 1 3 एक्स एंड जेड, उसको यहाँ पे माइनर फैक्टर के तौर पे कॉपी करोगे। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो जो बच जाएंगे वो माइनर फैक्टर होंगे, दैट इज 1 - 2 एक्स एंड वाई, वो यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। फिर इनके जहाँ पे यानी कि जहाँ पे दोनों आपस में जो है
इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो उनके एलिमेंट्स आई, जे और के यहाँ पे प्लेस करवाए जाएंगे, और साइन क्या आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव करके। क्लियर? इक्वल्स टू में वही हमारे पास आई जे और माइनस के करके। एक्सपेंशन जो है चैप्टर नंबर 2 के लिहाज से ये तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, पर मैंने यहाँ पे इसके स्टेप्स सारे ही मेंशन किए हुए हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करवा लोगे, दैट इज -2z, और फिर ये 3y हो जाएगा, नेगेटिव साइन। आई होप सो क्लियर होगा, नेगेटिव साइन फॉर्मूले का हमारे पास। सिमिलरली आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, दैट इज z, और इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 3x, नेगेटिव साइन अगेन फॉर्मूले का हमारे पास। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज y, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -2x, और नेगेटिव साइन फॉर्मूले की वजह से यहाँ पे +2x हो जाएगा। क्लियर? फिर आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे नोटिस करना है कि जी आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, यानी इसको कंपेयर करवाना है बाय कंपेयरिंग आई कंपोनेंट से आई कंपोनेंट कंपेयर हो जाएगा, जे कंपोनेंट से हमारे पास जे कंपोनेंट कंपेयर हो जाएगा, और के कंपोनेंट से हमारे पास के कंपोनेंट यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा। सो आई का कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज -2z -3y इक्वल्स टू, यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है, दैट इज 1, यानी यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो -2z -3y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक बार आपको दिखा देते हैं ये कैसे होगा। दैट इज -2z -3y इक्वल्स टू 1। फिर आप अगर आप सेकंड वाले को कंपेयर करवाओगे जे कंपोनेंट को, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेगेटिव साइन ब्रैकेट एज इट इज z-3x इक्वल्स टू 1 करके। ठीक है, यहाँ पे जे का कंपोनेंट 1 है, ये ऐसे लिखा जाएगा, नेगेटिव ब्रैकेट z-3x इक्वल्स टू 1। फिर हमारे पास जो है लास्ट, दैट इज के कंपोनेंट, यहाँ पे y+2x इक्वल्स टू -1 विद साइन। ठीक है, तो विद साइन यहाँ पे मेंशन कर दोगे, y+2x इक्वल्स टू -1 करके। अब आप देखो अगेन हमारे पास बच्चों यहाँ पे तीन इक्वेशंस हैं। अब इन तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे वेरिएबल z और y है, यानी y और z है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल z और x करके हैं, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल y और x करके हैं। तो आप इन तीन इक्वेशंस में अगर गौर करो, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन पे अगर आप गौर करो, तो इसमें से ऐसी दो इक्वेशंस हैं जहाँ पे वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, दैट इज x एंड x अगेन हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। चाहो तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, पर एक आसान तरीका जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी की जा सकती है, और इससे ये यानी कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहला काम मैंने क्या करवाया, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करवाया, दैट इज -z एंड +3x करके। एक ये इक्वेशन ये बन जाती है हमारे पास, और सेकंड इक्वेशन ये वाली है। तो इन दोनों को जो है मैंने इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल x बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। कैसे बचेगा देखो, इसको सॉल्व करो, +3x इधर आ जाएगा, 1 -3x, माइनस जेड को इधर मूव करोगे तो दैट इज +3x एंड -1। यानी z को भी मैंने इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, उससे होगा क्या देखना अभी। और y को भी +2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, तो यानी y को भी मैंने इन टर्म्स ऑफ x से लिख लिया हमारे पास, यानी कि सेम जैसे हमारे पास z इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया, इसी तरह ही y इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन बनी थी, ये वाली इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, अगर आप इसको देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x y और z। तो मैं करूँगा क्या, ये जो y और z की वैल्यूज़ हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में एक बार प्लेस करवा देंगे हम लोग, यहाँ पे y और z की जगह। तो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू निकल आएगी। जब इस x की वैल्यू निकल आएगी तो उसको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से z भी निकल आएगा और यहाँ से y भी निकल आएगा। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। तो मैंने यही काम किया, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1, यानी y और z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, यानी कि जहाँ पे हमारे पास y और z है यहाँ पे ये वैल्यू पुट हो जाएंगे। फर्दर इसको मेंशन मैंने यहाँ पे कर दिया, इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज करोगे, y की जगह उसकी वैल्यू दैट इज -1 -2x ये कॉपी की है, और z की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 3x -1। इस पूरे को आपने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करते जाओगे, सिंप्लीफाई करते जाओगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, दैट इज 2/7 करके। अब इसी x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमारे पास z की वैल्यू निकल आएगी। सिमिलरली इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। तो यही काम यहाँ पे की, सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने x की वैल्यू को पुट किया तो सॉल्व करके यहाँ से z की वैल्यू निकाली। सिमिलरली x की वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो हमारे पास तीनों वेरिएबल्स दैट इज x y एंड z यहाँ पे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो अगेन हमारे पास जो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें जो है फाइंड आउट करना था वेक्टर बी, और वेक्टर बी एक बार दिखा देते हैं, वेक्टर बी हमें फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में मेंशन था फाइंड वेक्टर बी। तो वेक्टर बी की जगह x y और z यानी इसकी वैल्यूज प्लेस करवा देंगे, जैसे कि यहाँ पे करवाई गई है। x की वैल्यू
y की वैल्यू और z की वैल्यू प्लेस करवाओगे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, और इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से ये एक अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, समझने के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और है बहुत कॉन्साइज सा, कोई इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन में कंडीशन आपको बहुत गौर से समझनी होगी। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स। तो अगर ये तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, तो पहला रिजल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि यूनिट वेक्टर्स का नाम जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वन के इक्वल होता है। यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वन के इक्वल होगा। पहला रिजल्ट हम अपने दिमाग में ये बना सकते हैं। फिर आगे बोला हुआ है सच दैट वेक्टर ए, यानी कि ये वाला वेक्टर, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर। अब ये किस पे परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी कि इन दोनों पे, दैट इज वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यानी फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेक्टर ए, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पे भी और वेक्टर सी पे भी हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी, यानी कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल है, ठीक है। वेक्टर बी और वेक्टर सी के बिटवीन एंगल है, दैट इज पाई/6। अब बुक में यहाँ पे पाई/3 है, वो पाई/3 नहीं है, गालिबन पाई/3 था, तो वो पाई/3 नहीं है, पाई/6 है। इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। देन प्रूव दैट, हमें ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है कि वेक्टर ए जो है वो टू टाइम्स है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस सी। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जो एंड पे रिजल्ट दिया हुआ है, यही एक तरह से हिंट है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करो, यानी इस क्वेश्चन को आगे फर्दर कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन के रिजल्ट में लिखा हुआ है कि वेक्टर ए जो है वो टू टाइम्स है हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करके। अब आप इस चीज़ को बहुत गौर से समझिएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि अगर हम दो वेक्टर्स का, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर सी का, यानी अगर इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो रिजल्ट में जो वेक्टर आता है, यानी कि ये वाला वेक्टर, यानी कि इन दोनों के क्रॉस पे, इन दोनों के क्रॉस पे जो रिजल्ट में वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर पे भी, दैट इज वेक्टर सी, और वेक्टर बी पे भी। ये क्लास में डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि वेक्टर बी और वेक्टर सी, यानी किसी भी दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लो तो वो परपेंडिकुलर होता है, यानी इन दोनों वेक्टर्स पर, वेक्टर बी पे भी और वेक्टर सी पे भी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और ये रिजल्ट हमने प्रूव भी किया था। फिर आप अगली एक कंडीशन और समझिए कि यानी इन दोनों के क्रॉस पर अगर एक वेक्टर आ रहा है तो वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, वेक्टर सी और वेक्टर वी पे। फिर फर्दर हमें क्या बोला था कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा टू बोथ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यानी ये जो वेक्टर ए है ये भी वेक्टर बी और वेक्टर सी पे परपेंडिकुलर है। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करूँ समझाने के लिए कुछ ऐसे, यानी अगर इसको मैं दोबारा से बताऊं, तो ये जो वेक्टर ए होगा वो इस इन दोनों वेक्टर्स पर, यानी वेक्टर बी और वेक्टर सी पे परपेंडिकुलर होगा। तो इन दो परपेंडिकुलर का आपस में क्या रिलेशन होगा, यानी ये दो परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया सिर्फ दिखाने के लिए कि वेक्टर ए जब वेक्टर बी और वेक्टर सी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये जो दो परपेंडिकुलर हैं आपस में, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से एक ज़बरदस्त रिजल्ट निकलेगा हमारे पास कि इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो जाते हैं, देन फर्स्ट वेक्टर इज, यानी फर्स्ट वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो पहला वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाता है। तो ये सब कहानी क्यों समझाई? क्योंकि इसी से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग इसे। गिवन दैट वेक्टर ए बी एंड सी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स, यानी कि हमें स्टार्टिंग में बोला था कि वेक्टर ए बी और सी हमारे पास थ्री यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वन के इक्वल है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी वन के इक्वल है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी वन के इक्वल है। आगे चल के ये रिजल्ट यूज हो जाएगा। फिर वही बात जो मैं यहाँ पे समझा रहा था, वेक्टर ए हेयर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस सी, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के। क्यों पैरेलल हैं? कि अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, ये मैंने नहीं बोला कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्वेश्चन में देखें रिजल्ट में बोला गया कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, रिजल्ट में एक वेक्टर आता है, वो वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर होगा। फर्दर वेक्टर ए भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इन दो परपेंडिकुलर का आपस में रिलेशन ही पैरेलल का बन जाएगा। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस सी आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वेक्टर स्केलर मल्टीपल होगा सेकंड वेक्टर के। क्लियर है? जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि फर्स्ट वेक्टर जो है सेकंड वेक्टर के स्केलर मल्टीपल होगा।
अब अगला स्टेप आप कैसे फर्दर इसको सॉल्व करोगे, यानी अगर मैं बताऊं तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो है, यानी कि यहाँ पे मेंशन था कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगला हमारा जो स्टेप क्या होना चाहिए कि हम इसके इक्वेशन के बोथ साइड जो है मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं, यानी कि वेक्टर ए पे भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इस पूरे पे भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है कि अगर दो टर्म्स आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसमें जो है मैग्नीट्यूड को हम लोग सेपरेटली करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फर्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड और सेकंड टर्म का मैग्नीट्यूड। क्लियर। यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो 1 से रिप्लेस हो जाएगा, जो कि यहाँ से हमने इसको पुट कर दिया। फिर इसमें देखोगे वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये किससे रिप्लेस होगा, अगर आपको याद हो कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर हमें साइन एंगल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड देयर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकालोगे कि वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है साइन एंगल वेक्टर बी मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर सी मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। फर्दर क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये भी 1 से रिप्लेस हो जाएगा, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ये भी 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक। एंगल की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास पाई/6, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, यानी कि यहाँ पे मेंशन है हमारे पास दैट इज पाई/6। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे सो दैट इज 1/2 आ जाएगा। 1/2 यानी कि 2 यहाँ पे डिवाइड और यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड को रिमूव करना होता है तो जब भी रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन प्लेस करवा देते हैं। अब इस लैम्डा की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो यहाँ से आपका रिजल्ट जो है सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोशिश की थी कि जितनी आसानी से आपको समझाया जा सके, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन उससे पहले जो है आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों पर। अगर ये क्लियर नहीं है तो एक बार इन टॉपिक्स को गो थ्रू कीजिए तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आसान पार्ट है और कोई इतना मुश्किल नहीं। अगेन इसमें भी प्रॉपर्टीज का ही हमारे पास यूज होगा। प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट की तरह हमें यहाँ पे दिया गया है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, सिमिलर वेक्टर्स हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, अगेन वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी एंड वेक्टर बी डॉट बी करके। तो राइट हैंड साइड को एक बार पिक करते हैं। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, यानी इन दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और इन दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे विद नेगेटिव साइन ऑफ फॉर्मूला करके। तो यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि दो वेक्टर सिमिलर हैं, तो दो वेक्टर्स अगर सिमिलर हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे वेक्टर बी डॉट बी था तो वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे कि ये आपस में दोनों, यानी कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन थी यहाँ पर और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन थी यहाँ पे करके। ठीक है। तो ए डॉट बी और ए डॉट बी को मैंने यहाँ पे जो है किससे रिप्लेस करवाया, यानी कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर कॉस एंगल निकालना हो तो हमने क्या पढ़ा था, दोनों के डॉट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप रिप्लेस करवा लोगे दैट इज कॉस एंगल फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे भी प्लेस करवा दीजिएगा और यहाँ पे भी प्लेस करवा दीजिएगा। क्लियर। अब फर्दर आप देखिए कि इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे कि वेक्टर का स्क्वायर और उसके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली वेक्टर का स्क्वायर और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस की, यानी यहाँ पे प्लेस करवा दिया। फिर फर्दर यहाँ पे आप देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कुछ ऐसे बन के आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से आप देखोगे कॉमन निकल आएगा फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड दैट इज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये और ये आपस में कॉमन होंगे, इनको कॉमन निकाल लीजिए। ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करके हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये पूरा किसके इक्वल होता है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस पूरे पे, यानी कि इन सब पे स्क्वायर है, इस पूरे पे हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। साइन एंगल दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, ये बराबर होता है ए क्रॉस बी के। तो ये कहाँ से आया, ये एक बार पीछे भी एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से आया साइन एंगल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो ये यहीं से सॉल्व किया गया। अगर दोबारा से मैं रिकॉल कर दूं कि साइन एंगल, यानी कि दो वेक्टर्स के दरमियान साइन एंगल कैसे निकालते हैं, दैट इज फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय
फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो वहां से सॉल्व करके इसको प्लेस करवा दिया, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड, और स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो छोटा सा क्वेश्चन था, कोई इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था, तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो गया। फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है इसके आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।